अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो डालें हेडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले आपकी सुनी हुई हैं, उन्हें जल्दी जल्दी बता देते हैं। डालें पहला पॉइंट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है कार्बन 12 के बेसिस पे। ठीक है, 1 AMU और 1 UMU एटॉमिक मास यूनिट का एक और नाम है यूनिफाइड मास यूनिट। यूनिफाइड मास यूनिट is defined as 1/12 the mass of one कार्बन 612 एटम। तो कार्बन एटम के मास के 1/12 पार्ट को 1 AMU कहते हैं। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 मोल कार्बन 12 का मतलब हुआ 12 ग्राम। 12 इंटू 10⁻³ kg यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻³ kg। 1 atom equals to kg। तो 1/12 एटम 1/12 12 इंटू 10⁻³ 6.023 इंटू 10⁻23 kg। और 1/12 एटम को ही कहते हैं 1 AMU और ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं AMU की जगह शॉर्ट में 1U। 1U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये कोई नई चीज़ नहीं बता दी, पहले से आपकी सुनी हुई है, जल्दी लिख लें।
नेक्स्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी equivalence. According to Einstein, mass and energy are equivalent. Mass can be converted into energy and vice versa according to the relation E equals to mc square ये पहले से पता है आपको। ये ध्यान रखना, एनर्जी इसमें जूल में आती है, मास केजी में लेना है। फिलहाल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यूक्लियस की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो यहां एक और टर्म यूज होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6। लिख ले। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ये निकालेंगे और जिसे हम याद रखेंगे, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 और C स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 16। यानी कि 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 931.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ गया 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक लाइन हमें याद रखनी है, 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट टू, क्योंकि मास है और दूसरी तरफ हम एनर्जी लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट टू 1.494 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल इक्वल टू 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद रखना है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे।
देख लें जल्दी से। अब न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले थ्योरी आई थी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल वो कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। उसकी वजह थी एनर्जी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते न्यूक्लियस के अंदर तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए, लेकिन इतनी एनर्जी पाई नहीं जाती इलेक्ट्रॉन्स में। उसका जब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तो उसके बाद थ्योरी आई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सुनी हुई हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। हेडिंग साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिखें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम को लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां आर नॉट एक कांस्टेंट है। देखो, आर नॉट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी। (1.2 into 10 to the power -15 मीटर। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन गया, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हमने मान लिया
let mass number of nucleus equals to A, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया AMU। अरे मास नंबर तो नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU होता है, तो मास हो गया इसका AMU, या मास हो गया इसका 1.66 10⁻⁻27 kg। अब चाहिए हमें वॉल्यूम। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब R0 क्यूब इंटू ए हो जाएगा। तो मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, डेंसिटी निकल जाएगी। मास अपॉन वॉल्यूम। अब देख सकते हो ऊपर भी ए आएगा, नीचे भी ए आएगा, कैंसिल हो गया। नीचे से क्या चला गया 3, 4 इंटू 3.14, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 10⁻⁻45। देख लो। और ये आएगा अप्रॉक्स एक चीज आप देख सकते हैं कि जब हमने डेंसिटी निकाली तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मास नंबर कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इट मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। न्यूक्लियर डेंसिटी जितनी हाइड्रोजन की होगी उतनी ही यूरेनियम की होगी, रेडियस अलग अलग होगी। तो इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, क्या? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट मीन्स इट इज द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। लिख लो इसे। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखने को क्या कहा था कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट मीन्स इट इज द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इट इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इसके बाद कुछ चीजें आती हैं पहले से आपकी सुनी हुई है केमिस्ट्री में, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लिखवाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही बता देता हूं जी। आइसोटोप्स पता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एक एवरेज मास नंबर निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं, ये भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। एवरेज मास नंबर N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स है, A1 A2 उनके मास नंबर्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी मेथड से ऑब्टेन किए जाएं, 2 या 3 आइसोटोप उसके फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, तो इसीलिए उनके जो मास नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में बताए जाते हैं। जैसे क्लोरीन का बताया जाता है 35.5। अब मास नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, फ्रैक्शन तो वो हो ही नहीं सकता। तो फ्रैक्शन इसलिए आता है क्योंकि 2 आइसोटोप पाए जाते हैं क्लोरीन के 35 और 37, जो एक फिक्स्ड रेशो में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनका एवरेज मास नंबर 35.5 आता है। चलो देख लेते हैं कितना पाया जाता है। 35.5 N1 N2 N1 प्लस N2। जो क्लोरीन मिलती है उसमें क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का मिक्सचर होता है वो, और हमेशा फिक्स रेशो होता है 3:1। लिख लो इसे भी। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि मास नंबर फ्रैक्शन में क्यों लिखा होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मेन है इसका। डालें हेडिंग मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। ऐसा देखा गया है कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा सा कम होता है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं। कौन रहते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास अगर हम देखें सम करके, तो न्यूक्लियस का मास उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है। इस डिफरेंस को कहते हैं मास डिफेक्ट। देखो, इट इज फाउंड दैट
the actual mass of nucleus, it is found that the actual mass of nucleus is slightly less than the mass of nucleons. The mass of nucleons, this difference is called mass defect. This difference is called mass defect. Mass defect. Equals to mass of nucleons minus actual mass of nucleus. मास डिफेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जरा इधर देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, मान लिया एक एलिमेंट है जेड ए, तो जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए ए माइनस जेड। इतनी तो समझ में आ गई बात, तो इसी को लिख रहा हूं, देखो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट में हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास न्यूक्लियॉन्स के मास से थोड़ा कम पाया जाता है, द डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। लेकिन नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मास डिफेक्ट चला कहां गया। तो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। लिखें, द एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस is called nuclear binding energy, is called nuclear binding energy. Binding energy equals to mass defect into c square, या बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इंटू 931.25। ये ध्यान रखना, यहां आंसर आएगा जूल में और यहां आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होगा? तो इसके अलावा ये डिफरेंस होगा कि इस केस में डेल्टा एम पुट करना होगा केजी में, और इस केस में डेल्टा एम पुट किया जाएगा एएमयू में। देख लो, नेक्स्ट टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nucleus divided by number of nucleons binding energy of nucleus, number of nucleon is called मास नंबर। लिख लो, नोट करके एक लाइन लिखा, ये जो टर्म बाइंडिंग एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन नीचे नोट करके, द टर्म बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, द टर्म बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस is not important, is not important the important term is binding energy per nucleon. Important term is binding energy per nucleon. Next paragraph. Binding energy per nucleon, binding energy per nucleon represents the stability of nucleus, represents the stability of nucleus greater the binding energy per nucleon, greater the binding energy per nucleon, more stable is the nucleus. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एक चीज़ और लिख लें, एनर्जी रिलीज्ड इन अ प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी रिलीज्ड इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ RHS माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ LHS। RHS की बाइंडिंग एनर्जी से LHS की बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो। अरे सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, लेकिन फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन for an element X 40-100 if mass of proton AMU, mass of neutron actual mass ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, एक और लिख लें, Q फाइंड करना है इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ
1H2 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2He4 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो क्वेश्चन, इनका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, देख लो इन दो क्वेश्चंस को।